नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार एडवोकेट आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है लीगल बिगल 04। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ड्राफ्टिंग ऑफ प्लेंट कि प्लेंट जो है वो किस तरह से ड्राफ्टिंग होती है, उसकी किस तरह से ड्राफ्ट की जाती है। जो ऑर्डर 7 SCPC का वो प्लेंट के बारे में बताता है कि जो प्लेंट है वो किस तरह से ड्राफ्ट होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम जो लीगल टॉपिक हैं उनको आसान भाषा में समझते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, ड्राफ्टिंग ऑफ प्लेंट। यानी सिविल मुकदमा जो है उसका पहला स्टेप जो है वो प्लेंट ही है, तो उसको कैसे तैयार करना। क्योंकि जो सिविल केस हैं उनका आधार प्लेंट ही होता है, और यदि आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो आप कोई भी सिविल मुकदमा बनाने में एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, ताकि आप जो प्लेंट की ड्राफ्टिंग का हर एक तरीका है उसे समझ पाएँ ठीक ढंग से। सबसे पहले समझते हैं कि प्लेंट क्या होती है। प्लेंट असल में वह दस्तावेज है जिससे सिविल सूट की शुरुआत होती है। इसमें प्लेंटिफ जो है वो अपने हक का दावा करता है और कोर्ट से रिलीफ मांगता है कि उसको क्या चाहिए। जो फैक्ट्स हैं उनको उसमें एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से उसके साथ जो है वो ज़्यादती हुई है। तो उन सारी चीज़ों को प्लेंट में दर्शा के जो है वो कोर्ट से रिलीफ मांगता है। और इसे जो है ना, सूट का जो फाउंडेशन डॉक्यूमेंट भी कहते हैं प्लेंट को। तो प्लेंट कैसे ड्राफ्ट होती है, इसमें क्या क्या होना चाहिए, ये सब ऑर्डर 7 में भी दिया गया है। अगर आपकी प्लेंट ठीक से ड्राफ्ट नहीं होती है तो कोर्ट उसे खारिज भी कर सकती है, और इसका प्रावधान भी ऑर्डर 7 रूल 11 में दिया हुआ है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ इसके बारे में, प्लेंट के बारे में, तो मैं बिल्कुल अपने जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप खुद एक्सपर्ट हो जाएंगे दावा ड्राफ्ट करने में। क्योंकि मैं हर एक पहलू के हिसाब से आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है प्लेंट ड्राफ्ट करने की, बातें हैं, टिप्स हैं, वो सारे दे दूंगा इस ब्लॉग में। तो प्रिंट में सबसे पहले क्या आता है, कोर्ट का नाम, कि किस कोर्ट में आपने फाइल करनी है। जनरली तो सिविल कोर्ट में फाइल होगी, तो सिविल कोर्ट का नाम आएगा। जैसे मैं आपको प्रिंट के हिसाब से बता देता हूँ, मेरे पास ये प्रिंट है, इसमें लिखा हुआ इन द कोर्ट ऑफ लंदन सीनियर सिविल जज मंडी डिस्ट्रिक्ट मंडी है। तो पहले आएगा ये। उसके बाद जहाँ भी आप ड्राफ्ट कर रहे हैं, जिस भी एरिया में रहते हैं, तो वहीं के कोर्ट का नाम आएगा। उसके बाद हम लिखते हैं सिविल सूट नंबर डैश, इसमें खाली जगह स्पेस छोड़ देते हैं, और जिस साल आप ड्राफ्ट करते हैं वो डाल देते हैं। तो सिविल सूट नंबर जो है वो जब आपकी प्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगी, दावा रजिस्टर्ड हो जाएगा, उसके बाद ही पड़ेगा। तो इसके बाद क्या आता है, इन द मैटर ऑफ, यानी पार्टीज का एड्रेस। तो सबसे पहले आएगा प्लेंटिफ का नाम और उसका एड्रेस आएगा, जहाँ का भी वो रहने वाला है। लेकिन इसमें ये बात ध्यान रखने योग्य है कि वो जो कोर्ट है उसके जुरिस्डिक्शन में जनरली रहते होना चाहिए। फिर उसमें एड्रेस के बाद उसकी एज भी लिखी जाएगी। ये आ गया प्लेंटिफ। फिर बनाम वर्सेस, फिर आएगा डिफेंडेंट का नाम और एड्रेस। उसके बाद डिफेंडेंट लिख दिया। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, यानी आपका जो सूट है, प्लेंट है, वो किसके रिगार्डिंग है। सूट फॉर इंजंक्शन है, या सूट फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन है, या परमानेंट प्रोविटरी इंजंक्शन है, या सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, या सूट फॉर रिकवरी है,
या सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड इंजंक्शन है, जो भी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जब ये लिख दिया, विषय लिख दिया, उसके बाद बारी आती है जो केस है आपका, फैक्ट्स ऑफ द केस। तो जनरली जैसे आप किसी लैंड से रिलेटेड जो है केस कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट पैरा आपका आएगा प्लेंट में, उसमें आपने लैंड की डिस्क्रिप्शन देनी है कि ये लैंड है, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में या तो डिफेंडेंट के नाम है अगर आपका डिक्लेरेटरी सूट है, और आप लिखेंगे ये जो एंट्री रेवेन्यू रिकॉर्ड में है ये गलत है। और उसके प्रूफ के लिए फिर आप जो आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो अटैच करेंगे, उसका भी हवाला यहाँ पर दे देंगे फर्स्ट पैरे में। तो जब फर्स्ट पैरा हो गया, उसके बाद आती है बारी कॉज ऑफ एक्शन की, कि आपको कॉज ऑफ एक्शन जो है वो कैसे अरोज हुआ, यानी डिफेंडेंट ने ऐसा क्या किया। जैसे डिफेंडेंट एडजॉइनिंग ऑनर है, तो उसने जो आपकी ज़मीन है उसको एनक्रोच करी है, तो उसमें आप लिखेंगे सेकंड पैरे में कि किस डेट को उसने आपकी ज़मीन एनक्रोच शुरू करना की है और किस तरीके से एनक्रोच करना शुरू की है, कितनी लेबर लगाई है और क्या कंस्ट्रक्शन वो कर रहा है, किस तरह से एनक्रोच कर रहा है, वो सारी चीज़ें आप जो हैं वो इस पैरे में लिखेंगे कि जो उसकी एनक्रोचमेंट है, जो वर्क है वो इलीगल है और वो आपकी ज़मीन पर है। तो ये सारा हवाला आप इसमें देंगे। फिर आप उसके बाद आपने जो है डिफेंडेंट को उस एनक्रोचमेंट करने के लिए क्या स्टेप लिया, रोका उसको, कोई रिक्वेस्ट की, तो उस तरह से भी आपको इसमें लिखना होता है। प्लेंट में रिक्वेस्ट पैर आएगा, उसमें आप बिल्कुल लिखेंगे कि आपने उसको रिक्वेस्ट की है, लेकिन उसने जो है आपकी रिक्वेस्ट मानने से इनकार कर दिया है, और फिर आपके पास कोई अदर ऑप्शन शेष नहीं रहती थी एक्सेप्ट जो है कि आप कोर्ट में उसके अगेंस्ट सूट फाइल करें। तो जो रिक्वेस्ट पैर है ना वो हो गया। उसके बाद आप कोर्ट से अल्टरनेटिव रिलीफ भी मांग सकते हैं। कैसा कि अगर केस के दौरान जो डिफेंडेंट है और सक्सीड हो जाता है कोई कंस्ट्रक्शन रेज करने में आपकी लैंड एनक्रोच करके, जिससे वो आपकी लैंड एनक्रोच कर रहा है वहाँ सक्सीड हो जाता है कंस्ट्रक्शन करने में, तो आप कोर्ट से प्रे कर सकते हैं कि अगर वो सक्सीड हो गया तो मैंडेटरी इंजंक्शन के रूप में जो कंस्ट्रक्शन उसने रेज की है उसको आदेश दिए जाएं कि उस कंस्ट्रक्शन को रिमूव करे और जो प्लेंटिफ की ज़मीन है उसको उसी हालात में उसको वापस लौटाए। तो ये अल्टरनेटिव रिलीफ हो गया। इसके बाद आता है कॉज ऑफ एक्शन, कि किस डेट को आपको जो है कॉज ऑफ एक्शन अरोज हुआ। तो कॉज ऑफ एक्शन की डेट वही आएगी जो मैंने ऊपर आपको सेकंड पैरे में बताई थी कि आपने वहाँ पर लिखनी है कि किस तारीख को जो है डिफेंडेंट ने काम लगाया या कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, तो उसी डेट से जो है वो कॉज ऑफ एक्शन शुरू होता है। लेकिन उसके बाद आपका कॉज ऑफ एक्शन शुरू हो गया तो आपने रिक्वेस्ट की उसको, फिर उसने किस तारीख को जो है वो आपकी रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया, यानी पूर्ण रूप से उसने आपकी जो प्रार्थना थी, रिक्वेस्ट थी, उसको मानने से इनकार कर दिया। यानी आपको राइट टू स्यू जो था डिफेंडेंट के अगेंस्ट कब एक्रू हुआ, कब जो है वो आप डिफेंडेंट के अगेंस्ट दावा करने के लिए बाध्य हो गए। तो इसके बाद आता है जुरिस्डिक्शन। तो आपको जुरिस्डिक्शन में ये बताना पड़ेगा कि जो लैंड है जिसका डिस्प्यूट है, जिसके रिगार्डिंग आप प्लेंट ड्राफ्ट कर रहे हैं, वो उस पैरे में आपको फिर देना है कि वो जो लैंड है वो इसी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंडर है, और जो पार्टीज़ है डिफेंडेंट है वो भी इसी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंडर रहता है। तो ये जुरिस्डिक्शन हो गया। इसके बाद आती है बारी वैल्यूएशन की, कि जो सूट है उसकी वैल्यूएशन
क्या है। ये 8th पैरा है, इसमें आप देख रहे हैं पैरे कम ज़्यादा भी हो सकते हैं फैक्ट्स के हिसाब से, क्योंकि फैक्ट्स आप जितना एक्सप्लेन करेंगे छोटे छोटे पैरे बनाकर उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो वैल्यूएशन आपको करनी है सूट की, जैसे सूट फॉर इंजंक्शन है तो हमारे यहाँ जनरली जो है 660 रुपये की वैल्यूएशन होती है और 98 रुपये की कोर्ट फीस हम प्लेंट पे अटैच करते हैं इंजंक्शन के केस में। तो आपकी हो सकता है अलग हो, जहाँ भी आप देख रहे हो या रहते हो तो वो अलग अलग हो सकती है, उसमें कोई वो दो राय नहीं है। इसके बाद आता है 9th पैरा एंड लास्ट पैरा जो है कि आपने इस लैंड के रिगार्डिंग और जो कॉज ऑफ एक्शन उस डेट को आपको एक्रू हुआ है, अरोज हुआ है, उसके रिगार्डिंग आपने किसी भी कोर्ट में पहले कोई भी प्लेंट या दावा फाइल नहीं कर रखा है। ये आपको डिक्लेरेशन इसी में देनी पड़ती है कि आपने कोई भी ऐसा दावा ना ही फाइल किया है, ना ही किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने आपके अगेंस्ट ऐसा कोई दावा डिसाइड किया है। ये आ गया। उसके बाद आता है कि आप जो है प्लेंट के साथ एफिडेविट अटैच कर रहे हैं, यानी लिखेंगे एन एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ फैक्ट स्टेटेड इन द प्लेंट इज अटैच्ड हेयर विद। फिर इसके बाद बारी आती है रिलीफ की कि आपने कोर्ट से जो है वो क्या रिलीफ मांगा है, क्या आपने मांगना है। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, आपने इंजंक्शन का केस किया है तो इसमें हम मांगे कि जो डिफेंडेंट है उसको परमानेंट प्रोबेटरी इंजंक्शन के डिक्री पास की जाए और उसको परमानेंटली जो प्लेंटिफ की ज़मीन है उसमें छेड़खानी या उसको एनक्रोच करने से जो है वो परमानेंटली रोका जाए। और मैंडेटरी इंजंक्शन का भी आपने साथ ले रखा है तो उसकी भी प्रेयर आप इसमें करेंगे कि दौरान दावा ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट इफ डिफेंडेंट सक्सीडेड टू रेज द कंस्ट्रक्शन over the land of the plaintiff. In that event, a decree for mandatory injunction may kindly be passed in favor of the plaintiff and against the defendant to restore the suit land in its original position on his own cost, यानी on the cost of the defendant। तो ये हम रिलीफ मांगते हैं। इसके बाद हम लास्ट में ये भी प्रेयर करते हैं कि एनी अदर रिलीफ, यानी जो आप मांगना भूल गए हैं और कोर्ट को लगता है कि आपको ये रिलीफ दिया जा सकता है, तो उसके लिए स्पेसिफिक लाइन लिखते हैं कि एनी अदर रिलीफ टू विच द प्लेंटिफ बी फाउंड एंटाइटल इन व्यू ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस मे काइंडली बी ग्रांटेड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। तो उसको वो रिलीफ भी मांगना पड़ता है, यानी आप कोई रिलीफ मांगना भूल जाते हैं तो कोर्ट जो है वो आपको फैक्ट्स के हिसाब से ग्रांट कर सकते हैं। दोस्तों, मेन पोर्शन था प्लेंट का जो ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम जब प्रेयर आ गई उसके बाद लिखेंगे लेफ्ट साइड को डेट प्लेस और राइट साइड को हम लिखेंगे प्लेंटिफ थ्रू काउंसिल और उसके बाद काउंसिल का नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद आती है वेरिफिकेशन। तो इसका सेट फॉर्मेट होता है कि जो पैरा नंबर 1 to 5 जो फैक्ट से रिलेटेड है वो टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ द प्लेंटिफ आर ट्रू एंड करेक्ट। एंड जो लास्ट पैरा लीगल पैरा हैं वो 7 to 8, 7 to 9, 7 to 10 जितने भी पैरे हैं वो ट्रू हैं, जो इन्फॉर्मेशन रिसीव है उसको और उस पर जो बिलीव है एज पर एडवोकेट एडवाइज वो भी ट्रू है। तो ये वेरिफिकेशन होती है, इसमें भी लास्ट में डेट डाली जाती है और उसके बाद फिर एफिडेविट अटैच किया जाता है कि जो प्लेंट है वो एट द इंस्टांस ऑफ द प्लेंटिफ ड्राफ्ट की है और जो उसके कंटेंट्स हैं उसको आसान भाषा में, यानी जो उसकी लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज है उसमें उसको समझा दिए हैं। और सेकंड पैरे में लिखा जाता है कि जो प्लेंट है उसके जो है वो इस एफिडेविट के रूप में ही पढ़ा जाए। और बाद में आती है इसमें भी वेरिफिकेशन की जो एफिडेविट के कंटेंट्स हैं वो उसके नॉलेज और बिलीफ के हिसाब से ट्रू एंड करेक्ट हैं। तो ये थी प्लेंट जो
मैंने आपको बता दी है। अब आप देखना चाहें तो ये मेरी प्लेंट है एक केस की, ये फर्स्ट पैरा और ये सेकंड पेज और ये थर्ड पेज और ये लास्ट में इसमें प्रेयर भी आ गई और वेरिफिकेशन भी आ गई। और इसके बाद आता है फिर एफिडेविट। तो यही तरीका है प्लेंट को ड्राफ्ट करने का। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लेंट को कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, अगर आप प्लेंट ड्राफ्ट करना समझ गए तो 50% सिविल का वर्क जो है वो आपको समझ में आ गया। क्योंकि जो सिविल सूट होता है उसका बेस फाउंडेशन जो है वो प्लेंट ही होती है। तो इसका हर एक पहलू से मैंने आपको प्रैक्टिकल रूप से जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको बता दिया है, और जैसा ऑर्डर 7 में बताया है उसके हिसाब से भी आपको बिल्कुल डिटेल में समझा दिया है। लेकिन ऑर्डर 7 को भी आप पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। उसमें ग्राउंड भी दिए हुए हैं कि किन ग्राउंड्स पे जो है आपकी प्लेंट रिजेक्ट कोड से हो सकती है। तो ये मेरी बताई हुई जानकारी जो है प्लेंट के रिगार्डिंग आपको कैसी लगी? अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हैं वो मिलती रहें। और फिर मिलते हैं हम अगले नए टॉपिक के साथ, जो है हमारा कि जो प्लेंट ड्राफ्ट करने के बाद और कोर्ट में फाइल करने तक जो केस फाइल है वो कैसे तैयार होती है। क्योंकि ये मेरे 4-5 ब्लॉग ऐसे हैं जिन अगर इनको आप देखेंगे तो आपको किसी सीनियर की राय की ज़रूरत शायद कम ही पड़े। क्योंकि मैं पूरी डिटेल में बता रहा हूँ कि आप कैसे केस हैंडल करोगे, कैसे ड्राफ्ट करोगे और कैसे उसको फाइल को प्रिपेयर करोगे और कोर्ट में फाइल करोगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जय हिंद, जय भारत।